हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। लास्ट टाइम हमने कौन से चैप्टर की बात कर ली थी? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हमने कर ली थी। अभी आज हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। देखिए भाई, ये एक कोलैब है किसका? पीवाईक्यूज का और एनसीईआरटी का। तो दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है, दिमाग में सेट करके रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन के आ रहा है। मैं पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहा है उन पॉइंट्स को हमें पकड़ के रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवेज फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। हार्ट से जो है एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से जनरेट होता है। देखिए ये हार्ट की इमेज है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ, ये हो गया आपका साइनोआर्टेरियल नोड। यहाँ से बात कहाँ पहुँचती है, कहाँ पे पहुँचता है एक्शन पोटेंशियल? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड के ऊपर। ओके, उसके बाद तो सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड, दैट इज ऑप्शन ए में दे रखा है, ये हो गया आपका फर्स्ट। देन फिर यहाँ से कहाँ पहुंचेगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, दैट इज सेकंड। ठीक है, तो ई सी, ई सी और कहीं पे दे रखा है? नहीं, आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में अगर हम बात करें, एनसीईआरटी में कहाँ पे दे रखा है? पेज नंबर 199 पे। चलिए जल्दी से चलते हैं। पेज नंबर 199 ये रहा। देखो इसको पढ़ लेंगे फटाक से, जल्दी से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे? द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। बिल्कुल सही बात है, वेंट्रिकल्स की वॉल मोटी होती है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। हार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर होता है, कार्डियक मस्कुलेचर होता है। ठीक है, जिसे हम नोडल टिश्यू बोलते हैं। अ पैच ऑफ द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर। राइट अपर कॉर्नर एट्रियम के, अभी बताया मैंने, साइनोएट्रियल नोड वहां पे प्रेजेंट होता है। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्या दिखता है आपका? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अ बंडल ऑफ नोडल टिश्यू, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवीएन। ये देखो फिगर में देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पे जो है आपको एवी बंडल, यहाँ से जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से क्या निकल रहा है? एवी बंडल निकल रहे हैं। आगे क्या करिए, एनसीईआरटी मार्क करते हुए चलेंगे साथ साथ। दैट इज पेज नंबर 199, एनसीईआरटी लेके बैठेंगे। एवी बंडल, a bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle continues from the AVN which passes through the atrioventricular septa। atrioventricular septa यानी जो एट्रियम को, एट्रियम एक ये रहा, वेंट्रिकल ये रहा, इसको जो सेपरेट करने वाला है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, वहां पे होगा atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into a right and left bundle। ठीक है, राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाता है। देखो ये देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये। ठीक, ये देखो ये इधर इधर आ गया और ये इधर चला गया। लेफ्ट और राइट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called Purkinje fibers। क्या बोलते हैं उनको? Purkinje fibers। और आखिर में जो है ये किस में डिवाइड हो जाते हैं? फाइनली Purkinje fibers में। ये Purkinje fibers, इसमें से क्या निकल गए? फाइबर्स निकल गए। तो ये हमारा एनसीईआरटी पेज नंबर 199 पे दे रखा था। अगला सवाल देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है? मैच करना है। जल्दी से खोलिए पेज नंबर 194, 194 पेज नंबर खोल लीजिए जल्दी से। 190, 7, 6, 5 और 4 ये रहा। भाई थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, जो जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से सवाल है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से क्वेश्चन है। देखिए जल्दी से देख लीजिए यहाँ पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। इराइथ्रोसाइट्स बोले तो जल्दी से बोलो, इराइथ्रोसाइट्स बोले तो क्या? कमेंट से इराइथ्रोसाइट्स बोले तो आरबीसीज। इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स इज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एंड दे कंट्रीब्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ब्लड का कितना परसेंट? 45% ये बनाते हैं। चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट सवाल क्या पूछा गया है हमारे से? सवाल पूछा गया है इजनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, इनका परसेंटेज बताना है। यहाँ पे सारा परसेंटेज आपको दे रखा है। किसका पूछ रहा है वो? देखो जल्दी से इधर। सबसे पहले वो जिसका पूछ रहा है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का 60 टू 65%, बेसोफिल्स 0.5 टू 1%, मोनोसाइट 6 टू 8%, इजनोफिल्स 2 टू 3%। ये सबके परसेंटेज हमें यहाँ पे दे रखे हैं, तो फटाफट सीधे सीधे मैच कर देंगे। इजनोफिल्स, इजनोफिल्स कितने थे? जल्दी से बोलो। इजनोफिल्स थे भाई कितने? बोलो। इजनोफिल्स थे 2 टू 3%। कितने थे? 2 टू 3%। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स नेक्स्ट पेज पे दे रखे हैं। अगर आप कहेंगे कि मैंने बताया नहीं, ये रहे इजनोफिल्स 2 टू 3%, लिम्फोसाइट्स यहाँ पे दे रखे हैं देखो। लिम्फोसाइट्स 20 टू 25%। तो फिर सीधा आएंगे यहाँ पे। लिम्फोसाइट्स बी का क्या हो जाएगा? 20 टू 25%। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड। सी का क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कितने? 60 टू 65%। एंड डी, डी इज मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स इज 6 टू 8%। सीधा सवाल यहाँ से बना हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से कौन कितने स्टेटमेंट्स हमारे ठीक हैं? फटाफट देखिए। अब इनके साथ साथ कुछ बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। देखिए क्या क्या बातें याद रखनी पड़ेंगी। देखो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले जो आपकी ल्यूकोसाइट्स होते हैं,
ल्यूकोसाइट्स 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं ग्रैन्युलर, एक होते हैं अग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर देखो, ग्रैन्युलर कौन-कौन से होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स? ग्रैन्युलर कौन-कौन से होते हैं? इसको याद रखने की तरीका, बीइंग ह्यूमन, बीइंग को बैंग बना दो, बैंक, ठीक है? बीईएनजी। तो बेसोफिल, ईज़नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये क्या होंगे? आपके ग्रैन्युलोसाइट्स हो गए। और एमएलए, एमएलए होता है ना, एमएलए, ओके? एमपी-एमएलए, तो एमएलए, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, दे आर एग्रैन्युलोसाइट्स। तो आपको यहाँ से सीधा-सीधा आपका हो जाएगी, ये बात बन जाएगी। आगे अब वो इनके फंक्शन के ऊपर पूछ रहा है। ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है? एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इनमें नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर व्हाइट इन कलर। दे आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड आर रिलेटिवली लेजर इन नंबर विच एवरेजेस 6 से 8,000 इनका क्या होता है? पर मिलीमीटर क्यूब इनका नंबर होता है। ल्यूकोसाइट्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं। 2 मेन कैटेगरी है यहाँ पे, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स, मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रोफिल, इज़नोफिल, बेसोफिल ये क्या है आपके? बोलो, ये आपके ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। और आपका लिम्फोसाइट्स जो हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ये आपके एग्रैन्युलोसाइट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है इनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है, 60 टू 65% टोटल डब्ल्यूबीसी की ये होती हैं। और बेसोफिल्स जो हैं 0.5 टू 1%, इनका नंबर सबसे कम होता है। आगे बात करें न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, 6 टू मोनोसाइट्स कितना होता है? 6 टू 8%। अब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो हैं ये दोनों की दोनों फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, यानी खाने का काम करती हैं, फैगोसाइटिक इन नेचर होती हैं। दूसरी जो फॉरेन बॉडी आती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं बॉडी के अंदर, अगर कोई फॉरेन बॉडी आएगी तो। बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपारिन। बेसोफिल्स क्या सिक्रीट करती हैं? हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपारिन, ओके, एटसेट्रा, एंड आर इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। और किसमें इन्वॉल्व होती है बेसोफिल सेल्स? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। इजनोफिल्स रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के साथ एसोसिएट करती हैं। और हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम ये क्या करती हैं? रिलीज करती है। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% होती हैं, और बी एंड टी फॉर्म इनका होता है, और इम्यून रिस्पॉन्स में बॉडी के ये काम आती हैं। ये सारी बातें आपको बता दी। इसी के ऊपर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? ये सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये इस तरह के सवाल बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक? अगर आपको सारे स्टेटमेंट नहीं आते तो फिर आपका इस तरह का सवाल करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, क्या कह रहा है? बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, 0.5 टू 1% होते हैं। ये स्टेटमेंट ही गलत है। बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सीरोटोनिन, बिल्कुल सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, बिल्कुल, ये भी बी और सी दोनों सही हो गए। बेसोफिल आर किडनी शेप न्यूक्लियस, क्या किडनी शेप न्यूक्लियस होता है? नहीं भैया, किडनी शेप न्यूक्लियस नहीं होता। बेसोफिल आर एग्रेनुलोसाइट्स, नहीं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो बी और सी दो स्टेटमेंट आपके ठीक हो गए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। क्या है? द कोएगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स, थ्रोम्बिन्स नहीं फाइब्रिन्स होते हैं। स्टेटमेंट 2, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इराइथ्रोसाइट्स, स्प्लीन जो है ग्रेवयार्ड होता है किसका? इराइथ्रोसाइट्स का। इराइथ्रोसाइट्स किसका बोलो? इराइथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम आरबीसी। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा क्या है? ठीक है। अब ये पेज नंबर 196 पे दे रखा है, जल्दी से एनसीईआरटी खोल लीजिए। आइए भैया, यहाँ पे आइए, सीधा पढ़ लीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है? Dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly by a network of threads called fibrins. Fibrins से बनता है, थ्रोम्बिन से नहीं बनता। तो ये आपका गलत हो गया वहाँ पे। इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड, उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ओके। अब एक स्टेटमेंट तो उसने यहाँ से निकाल लिया। अब दूसरा स्टेटमेंट कहाँ से निकाला? दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा स्टेटमेंट उसने कहाँ से निकाला? देखो यहाँ से निकाला। दूसरा स्टेटमेंट निकाला भैया उसने यहाँ से, ये देखो, आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन हो गया? स्प्लीन हो गया। ये स्टेटमेंट उसने यहाँ से निकाला, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, दिस इज ड्यू टू। ए बी ब्लड ग्रुप वालों को क्या कहा जाता है? कि इनका यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। रेसिपिएंट यानी किसी का भी ब्लड इनको चढ़ जाएगा। अब चलिए पेज नंबर 195, जल्दी से चलते हैं पेज नंबर 195 के ऊपर, जल्दी से खोलो। टेबल दे रखी होगी, ये रही टेबल। इस टेबल में से है वो टेबल, क्या कह रहा है? पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन बी एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज द अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट? ये रहा, इनके आरबीसी के ऊपर एंटीजन जो है, ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए डोनर को किसी का भी ब्लड ग्रुप हो, किसी का भी ब्लड ग्रुप इनको चढ़ जाता है, दैट्स व्हाई, ओके। अब ऑप्शन देख लीजिए। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, बिल्कुल एंटीबॉडी होती ही नहीं है, तो एंटीजन ए और एंटीजन बी, इनके एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट होता है।
ठीक है, सॉरी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी इन एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में एब्सेंट होती है, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, कौन सा एंजाइम है वो, पेज नंबर 195 कैस्केड मैकेनिज्म में, जल्दी से आ जाओ आप, देखो ये रहा। अब फाइब्रिन्स आर फाउंड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिवेट फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, कौन सा एंजाइम है, थ्रोम्बिन है, सीधा 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 वैसे आंसर आ जाएगा यहाँ पे, थ्रोम्बिन एंजाइम आ गया, लेकिन होता कैसे है एक बार देख लो कैस्केड मैकेनिज्म को, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, ओके। और अब ये थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजन के ऊपर काम करता है और इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और इससे क्या होता है, जो बॉडी से ब्लड निकल रहा था वो ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, अब फटाफट बताना है भैया, ये सवाल ये रिपीटेड है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इज़नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब का सब मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीटेड है। अब 194 पे, ये 194 पे दे रखा है, ये सारी बातें बता दी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, मैच द फाइब्रिनोजन ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन, ये नए नाम है, ये कहाँ से है, पेज नंबर 194, देखो जल्दी से आ जाओ, 194 ऊपर आ जाओ, यहाँ पे देखो, फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही बात है। ग्लोबुलिन्स किस में काम आते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में, और एल्ब्यूमिन्स किस में काम आते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस में, देखो जल्दी से, ये दे रखा है डिफेंस मैकेनिज्म, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन का आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखिए, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएट, वो एडल्ट ह्यूमन आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फीचर, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, बोलो जल्दी से, क्या फंक्शन होता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करके, अब ऑक्सीजन को अपने साथ लेके टिश्यू की साइड पे लेके जाना, कहाँ से, एल्वियोलाई से, यही तो काम होता है। अगर अगर उसमें न्यूक्लियस होगा, अगर उसमें न्यूक्लियस होगा तो क्या होगा, वो स्पेस लेगा, और अगर वो स्पेस लेगा तो ऑक्सीजन के ट्रैप होने की या ऑक्सीजन के उसके ऊपर चिपकने की, या आम भाषा में लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑक्सीजन उसके ऊपर फिर क्या आएगा, कम आएगा। इसीलिए क्या होता है, ताकि उनका इंटरनल स्पेस सारा का सारा ऑक्सीजन के लिए अवेलेबल हो जाए, इसलिए ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, ठीक है। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये बातें कहाँ पे लिखी गई हैं, 194 पे आ जाओ वापस से, देखो भैया, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है। सो दैट, ये बात मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दी है, ये आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे सारे हाईलाइटेड नोट्स एनसीईआरटी के। नेक्स्ट देखिए अगला, नेम द ब्लड cells who name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body, देखो भैया, किसकी वजह से ब्लड सेल का नाम बताओ जिसकी वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, अगर इसका नंबर कम हो जाता है, अगर इसका नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसकी वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। देखो जल्दी से आओ पेज नंबर 195 के ऊपर, 195, ये रहा 195, आगे देखो, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्वड इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। आगे, अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स, तो आंसर क्या चला जाएगा, जल्दी से आओ, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। आगे, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, सीरम जो है वो ब्लड से अलग क्यों होता है, सीरम, व्हाट इज सीरम, सीरम क्या होता है, पेज नंबर 194, जल्दी से आओ, 194 इधर, सीरम, ये रहा, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, यानी प्लाज्मा अगर उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए उसी को क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। फैक्टर्स फॉर कोagulation और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिवेट फॉर्म, इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो है। अब देखिए तो क्या हो गया, सीरम लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर, ये हो गया आपका। इराइथ्रोपोइसिस स्टार्ट से, इराइथ्रोपोइसिस किसे बोलते हैं, इराइथ्रोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का बनना, तो ये रेड बोन मैरो के अंदर होता है, पेज नंबर 194, ये स्टेटमेंट सीधा का सीधा लिखा गया है। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स, इराइथ्रोपोइसिस इसको बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, आगे देखिए जल्दी से, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, a person with blood group AB is considered as universal recipient, रिपीटेड सवाल है, ये बता चुका हूँ मैं, ठीक है। बोथ A and B antigens on RBC but no antibodies in the plasma, रिपीटेड सवाल है। which one of the following is correct, इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। लिम्फ की अगर बात करें तो लिम्फ में प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी नहीं होती लिम्फ के अंदर, ब्लड, ब्लड के अंदर प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट सब चीजें होती हैं, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखो पेज नंबर ये कहाँ पे दे रखा है, ये भैया दे रखा है 193 के ऊपर, ब्लड क्या है देखो, 193 पेज,
ये रहा। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब चीजें आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। ईसीजी वाला ईसीजी खोल लीजिए, 201 पेज नंबर खोल लीजिए ईसीजी, वहां पे आपको सारी चीजें फटाफट समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, 201 खोल लेते हैं, जल्दी से आइए। 194, 195, 196, 97, 98, 99, 200, 201। यहाँ पे आ जाइए नीचे थोड़ा सा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी एज शोन इन द फिगर। दिस इज ईसीजी। इसमें तीन चीजें होती हैं बेसिकली, होती और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हमें तीन पे ध्यान देना, दैट इज पी वेव, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स और टी वेव। चलिए, पी वेव क्या बताती है? Each peak in the ECG is identified with a with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. Okay. Next, the P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria. P wave क्या represent करती है? बोलो, excitation या depolarization of atria. Atrium का depolarization P wave से पता चलता है. Next, QRS complex represents the depolarization of the ventricles. Depolarization क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन पी वेव से और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन पता चल रहा है। आगे, which initiates the ventricular contraction? The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. चलो, the T wave represents the return of the ventricles from excited to normal state repolarization. T wave किसको बताती है? repolarization को बताती है। The end of T wave marks the end of systole and T wave का जो end है, यानी ये चीज जो है marks the end of systole। इससे क्या होता है? यानी systole आपका खत्म हो गया, यानी आपका contraction खत्म हो चुका है। आगे, अब देखिए वो क्या क्या पूछ रहा था हमारे से, जल्दी से आइए। हमारे से पूछ रहा था पी वेव। पी वेव किसको बताता है? पी वेव जल्दी से डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको बताता है? जल्दी से बोलो। वेंट्रिकल्स का क्या बता रहा था? डीपोलराइजेशन। टी वेव किसको बता रहा था? रिपोलराइजेशन। और टी और पी के बीच में गैप, ये देखो, ये टी और पी के बीच में गैप दिख रहा है, ये और टी और पी के बीच में गैप, ये बताता है हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। यहाँ पे हार्ट मसल्स क्या होगी? इलेक्ट्रिकली साइलेंट होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, एक और बात जिसके ऊपर सवाल पहले से आया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। साइज ऑफ टी वेव, अगर टी वेव का साइज जो है, अगर टी वेव का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, तो इससे क्या होता है? कोरोनरी स्कीमिया हो जाता है। कोरोनरी स्कीमिया हो जाता है। ठीक है, 2019 में सवाल पूछा गया था। आगे देखिए जल्दी से, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। अगला देखिए, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, एंड ऑफ टी वेव, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। 201 पे ही दे रखी हैं सब। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना है, वही पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ईसीजी? हर साल सवाल आपको देखने को मिल रहा है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। देखो भैया, हम अगर डबल सर्कुलेशन को पढ़े, डबल सर्कुलेशन क्या है? बेसिकली कि हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ जा रहा है। क्या जा रहा है? दोनों के दोनों, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों के दोनों एक साथ जा रहे हैं। ओके, डबल सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। अब क्या कह रहा है? द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, पहले कुछ बातें हम देख लेते हैं पेज नंबर 199 के ऊपर, कहाँ से ये सवाल बन के आ रहा है। देखो भैया, कार्डियक साइकिल, ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट, दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्स स्टेट में। चारों के चारों, दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल, चारों के चारों किस स्टेट में? जॉइंट डायस्टोल की स्टेट में है। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स जो हैं दोनों की दोनों ओपन है। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट और राइट एट्रिया से, लेफ्ट और राइट एट्रिया के अंदर कहाँ से? पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा से ब्लड लगातार आ रहा है। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल में भी ब्लड क्या आ रहा है? आ रहा है। अब क्या होता है? एकदम से एट्रियम क्या करते हैं? पिच मतलब सिस्टोल करते हैं। क्या होता है? द सेमिलुनर वॉल्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। इस स्टेज के ऊपर सेमिलुनर वॉल्स क्या है? बंद है। सेमिलुनर वॉल्स क्या होती हैं? जो वेंट्रिकल और एओर्टा या वेंट्रिकुलर और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, द सेमिनल वॉल्स आर क्लोज एट दिस स्टेज, द एस ए एन नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। साइनो एट्रियल नोड क्या है? इस स्टेज में
क्या जनरेट करता है? एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन द एट्रियल सिस्टोल। मैंने आपको अभी बता दिया था। अब क्या होगा, ये क्या कह रहा है, कौन जनरेट कर रहा है? एसएन जनरेट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया अपना। अगला, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, तब खुलती हैं, वो तो पहले से खुली हुई हैं। ये भी गलत हो गया। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग, बिल्कुल सही बात है, ये सी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेटमेंट वाले सवाल पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, रुक के समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल इसके अंदर एक जगह से नहीं, स्टेटमेंट वाले सवाल के अंदर कई तरह के कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स करके तब सवाल पूछ लिया जाता है। एक ही सवाल के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट से ले लिए जाते हैं। अगला, इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल्स, नहीं, उससे नहीं होता इंक्रीज, यानी वेंट्रिकुलर प्रेशर अगर बढ़ेगा उससे तो सेमिलुनर वॉल्स खुलते हैं, बंद थोड़ी होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो गया आपका। द क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स इन क्या डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल रिपीट है। अगला देखिए, मैच कॉलम वन विद कॉलम टू, सब कुछ बता दिया। टी वेव मैंने आपको बता दिया था, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव कोरोनरी इस्कीमिया से होता है, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। आगे देखिए, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन, ध्यान से देखिएगा, किसी पर्सन की हार्ट रेट बतानी है इफ द कार्डियक आउटपुट, अगर कार्डियक आउटपुट कितना है, 5 लीटर है, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल 100 ml है, एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। तो यहाँ पे वो हमारे से क्या पूछ रहा है, हार्ट रेट पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए पेज नंबर देखो क्या दे रखा है, 200 पेज नंबर पे इसका कॉन्सेप्ट दे रखा है हमें, पेज नंबर 200 के ऊपर। चलिए, ये रहा, ये यहाँ पे दे रखा है इसका कॉन्सेप्ट। कहाँ पे दे रखा है इसका कॉन्सेप्ट, ये रहा, इसका कॉन्सेप्ट दे रखा है ये, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकुलर पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड। हर एक कार्डियक साइकिल में हर एक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल जो है अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड क्या करता है, 70 ml ऑफ ब्लड क्या करता है, पंप करता है, विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइज बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। एक एक स्ट्रोक में, एक बार में वेंट्रिकल कितना ब्लड निकाल रहा है, और अगर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेजेस 5000 ml और 5 लीटर्स इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। कार्डियक आउटपुट की वैल्यू पता है सबको, 5 लीटर होती है तकरीबन, रफली, ये ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज, कार्डियक आउटपुट जो है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट ईच वेंट्रिकल जितना ब्लड निकाल रहा है, पंप कर रहा है, दैट इज कार्डियक आउटपुट। बिल्कुल सही बात हो जाएगी ये भी। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे सवाल के ऊपर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्डियक आउटपुट हमें कितना दे रखा है, 5 लीटर दे रखा है, ब्लड वॉल्यूम वेंट्रिकल्स के अंदर हर एक एट द एंड ऑफ डायस्टोल कितनी है, 100 ml है। अब हमारे को क्या निकालना है, सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम निकालो। स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, डायस्टोल के एंड पे कितना, डायस्टोल के एंड पे कितना ब्लड वॉल्यूम था, 100 ml, 100 हो गया। और और हमारे को क्या दे रखा है, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी है, 50 ml, तो 50 ml तो उसने निकाल दिया, 50 ml वहीं पे रह गया। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी आ गई, 100 माइनस 50 दैट इज 50। अब हमारे से पूछा कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट मैंने क्या बताया, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम एसवी इंटू हार्ट बीट, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये कैसे निकला, अब हमारे से क्या पूछा उसने, उसने पूछा हार्ट रेट बतानी है, हार्ट बीट बतानी है, तो हार्ट रेट कैसे निकाल लेंगे, तो हार्ट बीट अगर इधर हार्ट बीट या हार्ट रेट अगर निकालेंगे तो एसवी किसके नीचे चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हार्ट बीट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये कितना था 50, कितना आ जाएगा 100 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। आगे देखिए, नेक्स्ट, मैच द मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली देखनी है कि डायरेक्टली कहाँ पे मेंशन है, तो पेज नंबर 199 पे चलिए। 199 पेज नंबर खोल लीजिए जल्दी से। देखिए, यहाँ पे आपको, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली। तो अगर ट्राइकस्पिड की बात करें तो ट्राइकस्पिड हो गया किधर, लेफ्ट में, और बाइकस्पिड किधर हो गया, राइट, राइट साइड में। अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हैं, अगर आपको यही ये लग रहा है कि और अच्छे से हमें देखना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कप्स, द ट्राइकस्पिड वॉल। सॉरी मैंने शायद बाइकस्पिड बोल दिया था, वहां पे ट्राइकस्पिड होगा राइट साइड की तरफ, ठीक है। वेयर एज अ बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बाइकस्पिड कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कैसा होगा, ट्राइकस्पिड होगा। आज ये जल्दी से, यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होगी, बिटवीन राइट एंड
बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और बाइकस्पिड कहाँ पे होगी? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। सेमील्यूनर वॉल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सेमील्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होती है कहाँ पे? बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के, सॉरी, सेमील्यूनर वॉल्स कहाँ पे प्रेजेंट होगी? बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में सेमील्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होगी। आई एम सॉरी। हाँ, तो सेमील्यूनर वॉल्स कहाँ पे प्रेजेंट होगी? सेमील्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होगी बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे चलिए। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द सेकंड साउंड इज हर्ड व्हेन। दूसरी आवाज देखो, दो तरीके की आवाजें होती है, एक होती है लब, एक होती है डब। ओके, कैसे होती है, क्या होता है, चलिए देखते हैं। पेज नंबर 200 पे चलिए। पेज नंबर 200, ये रहा कॉन्सेप्ट, इधर जल्दी से देख लीजिए। During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced which can be easily heard through a stethoscope. The first sound, lub, is associated with the closure of the tricuspid and bicuspid valve. जब tricuspid और bicuspid valve बंद होती हैं, ठीक है, तब साउंड आती है लब। Whereas the second heart sound, और second heart sound कब आती है? Associated with the closure of the semilunar valve. जब semilunar valves क्या होती हैं? बंद होती हैं, ठीक है। semilunar valves जब बंद होती हैं तब वो आवाज आती है। देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। तो सेकंड पूछिए, तो सेमिनुलर वॉल्स क्लोजेस डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल फ्रॉम वेंट्रिकल। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला, ब्लड प्रेशर। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिए। वैसे हाँ जी, तो ब्लड, आगे देख लीजिए अगले क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर इन द मैमोलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कब होगा एओर्टा के अंदर? कब होगा? बोलो जल्दी से। जब जब पूरी बॉडी में किससे पूरी बॉडी में किससे ब्लड जाता है? बोलो। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर करता है। पूरी बॉडी में ब्लड कौन ट्रांसफर करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से। तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम। कहाँ से करता है? देखो भैया यहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोनों ठीक हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड प्रेशर जो है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी वेन से क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो पल्मोनरी, मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से क्या होता है? ज्यादा होता है। आगे देखिए। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। सबसे ज्यादा मैमल्स के अंदर जो कौन सी ब्लड वेसल है जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया होता है? यूरिया बनता कहाँ है? बताओ कहाँ बनता है? लीवर के अंदर। तो हेपेटिक वेन के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया देखने को मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज। बताओ भैया। एम्फीबियंस में तो कंप्लीटली नहीं होता है, ठीक है। किस में होता है? मैमल्स में होता है। तो मैमल इसमें कौन है? व्हेल है। अगला, नेक्स्ट, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स जो हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है? बोलो। बोलो। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक बॉडी की एक्टिविटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है। इमरजेंसी मोड में एक्टिव होता है वो। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। तो रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इज अवर आंसर। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। तो ये भैया आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, एनसीईआरटी के और पीवाईक्यूज के साथ। अब हमें करना क्या है? देखो, आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज को दोनों को एक साथ लेके बैठना है। क्या करना है? एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज दोनों को एक साथ लेके बैठना है। और जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उन पोर्शन को हाईलाइट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेंगे। दूसरी चीज, ये हाइलाइटेड एनसीईआरटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द टीचिंग ब्रोज के ऊपर मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा। हमारी सीरीज है शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स की फॉर्म में। शॉर्ट्स की फॉर्म में हमारी सीरीज है जिसमें हमने 10 साल के सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं। तो वो सीरीज आप जाके देख सकते हैं। वो कंपाइल्ड फॉर्म में भी है। अगर आपको वीडियो के फॉर्म में देखना है तो वो वीडियो के फॉर्म में भी हमारे चैनल के ऊपर है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।